चैप्टर नंबर 2 इशू ऑफ डिबेंचर। इस चैप्टर का वेटेज है 8 to 10 मार्क्स। हाँ तो और क्या, एडवांस से उड़ाते हुए थोड़ी ना जाऊँगा। हाँ इशू ऑफ डिबेंचर्स। चलो इसका फर्स्ट टॉपिक लिखो। इसमें मैं इंडेक्स नहीं लिखा रहा, 7-8 टॉपिक है, वो एक के बाद एक स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला लिखो मीनिंग ऑफ डिबेंचर्स। मीनिंग ऑफ डिबेंचर्स तो लिखो द वर्ड डिबेंचर हैज डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड डेबेर। एक डेबेर वर्ड है जिसका मतलब होता है बोरो करना, किसी से पैसा लेना। तो वही वर्ड से डिबेंचर डिराइव हुआ है। द वर्ड डिबेंचर हैज बीन डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड डेबेर विच मीन्स टू बोरो। किसी से पैसा हम बोरो कर रहे हैं, उसी को बोलते हैं डेबेर। फिर अगला पॉइंट लिखो डिबेंचर इज अ रिटर्न इंस्ट्रूमेंट। रिटर्न इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है इसका प्रॉपर एक डॉक्यूमेंट बनता है। पहले के टाइम में तो हार्ड कॉपी में सर्टिफिकेट मिलता था, आजकल सब डीमैट फॉर्म में हो गया है। तो डिबेंचर इज अ रिटर्न इंस्ट्रूमेंट अक्नॉलेजिंग अ डेट। अक्नॉलेजिंग अ डेट का मतलब कंपनी बोलता है कि हाँ हम किसी से लोन लिए हैं। कंपनी अक्नॉलेज करता है कि हम लोन लिए हैं अंडर द कॉमन सील। कंपनी का उसमें सील भी लगा हुआ रहता है ऑफ द कंपनी। डिबेंचर से जो पैसा लिया उसके बदले में क्या देंगे? इंटरेस्ट। और ये पैसा कंपनी बंद होगा तब देंगे या एक स्पेसिफाइड टाइम के बाद वापस करेंगे? स्पेसिफाइड टाइम के बाद वापस करेंगे। ये इक्विटी नहीं है कि कंपनी का एंड तक रखे रहेंगे ना, ये शेयर है। ये हम लोग का डिबेंचर पार्ट है, बाहरी लोग का पैसा है, तो इनको एक स्पेसिफाइड टाइम के बाद वापस करना पड़ता है। तो अगला लिखो इट कंटेन्स अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल आफ्टर द स्पेसिफाइड पीरियड। जैसे मान लो कोई डिबेंचर खरीदा है तो बोले 5 साल बाद वापस करेंगे, तो 5 साल बाद उसको उसका पैसा वापस कर दिया जाएगा इंटरेस्ट के साथ। इट कंटेन्स अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल आफ्टर अ स्पेसिफाइड पीरियड and for payment of interest at fixed rate, usually either half yearly or yearly on fixed date। तो चैप्टर का सेकेंड लास्ट टॉपिक भी है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। तो उसमें हम लोग समझेंगे भी कि साल में 6-6 महीने में 2 बार इंटरेस्ट पे किया जाता है, 6% का इंटरेस्ट रेट पे करते हैं। एंड फॉर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एट फिक्स्ड रेट पेबल यूजुअली इधर हाफ ईयरली, या तो कंपनी बोल रहा है कि साल में 2 बार पे करेंगे। 2 बार पे करेंगे तो पहला कब पे होगा? 30 सितंबर को, क्योंकि तब 6 महीना कंप्लीट हो जाता है, और दूसरा पे होगा 31 मार्च को। ऐसा करके 2 बार पे होगा। या कंपनी ऐसा बोल रहा है कि हम एक साथ एक ही बार में 31 मार्च को पे करेंगे, तो वो भी चल जाएगा। तो कानून में दोनों प्रावधान है, या तो साल में 2 बार करके पे कर दो इंटरेस्ट, या एक बार में एक साथ पे कर दो, जैसा सही लगे। अगला लिखो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 30 of Companies Act 2013, according to section 2 subsection 30 of Companies Act 2013, debenture include debenture inventory, bonds,
कॉमा बॉन्ड्स एंड एनी अदर सिक्योरिटी ऑफ कंपनी, मतलब ये कानून का डेफिनेशन है। अभी जो ऊपर का डेफिनेशन लिखे तो नॉर्मल में जो ग्रीन कलर से हाईलाइटेड है वो बिल्कुल नॉर्मल वाला डेफिनेशन था। ये जो अगला दिया है सेक्शन 2 सबसेक्शन 30 ये कानून का डेफिनेशन है। तो वो बोल रहा है डिबेंचर के अंदर डिबेंचर तो आएगा ही, साथ में बॉन्ड्स भी आएगा, साथ में बॉन्ड्स भी आएगा। और भी कुछ आ सकता है जो कंपनी किसी से उधारी लिया है और बदले में चार्ज किया है। चार्ज का मतलब होता है गिरवी रखना। मान लो किसी से लोन लिया है, बदले में सामान गिरवी वगैरह रखा है, तो इसको भी हम लोग डिबेंचर के अंदर डाल सकते हैं। वेदर कंस्टिट्यूटिंग अ चार्ज, चार्ज मतलब गिरवी, ऑन द असेट्स ऑफ द कंपनी और नॉट। कई बार गिरवी वाला भी होता है, कई बार बिना गिरवी के भी पैसा लिया जाता है, तो उसको भी हम लोग डिबेंचर बोल देते हैं। तो देखो कानून में लिखा है डिबेंचर में डिबेंचर तो आएगा ही, डिबेंचर इन्वेंट्री तो आएगा ही, साथ में बॉन्ड्स भी आएगा। कोई बता सकता है बॉन्ड्स क्या होता है? बॉन्ड्स तो डिबेंचर भी सिक्योरिटी होता है, इक्विटी भी सिक्योरिटी होता है, प्रेफरेंस भी सिक्योरिटी होता है, तो डिबेंचर भी लोन सा होता है। बॉन्ड्स जो है ना ये पहले के टाइम में गवर्नमेंट ही इशू करता था और कोई इशू नहीं कर सकता था। आजकल के डेट में हर कोई इशू करता है। बॉन्ड और कुछ नहीं, डिबेंचर जैसे ही है। ये थोड़े आगे जाके तुम लोग पढ़ोगे छोटे डिनोमिनेशन वाले होते हैं। जो डिबेंचर होता है ये थोड़ा बड़ा वाला होता है, बॉन्ड कई सारे जो होते हैं वो छोटे छोटे डिनोमिनेशन के होते हैं, 10 रुपये, 1 रुपये, 5 रुपये, ऐसे एकदम छोटे छोटे वाले भी, और कई बहुत बड़े बड़े भी होते हैं। तो पहले के टाइम में तो बस गवर्नमेंट ही इशू करता था, लेकिन आज के टाइम में नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी बॉन्ड्स को इशू करने लगे हैं। और आजकल डिबेंचर और बॉन्ड को इंटरचेंजेबली यूज़ किया जाता है। आजकल इसमें कोई फ़र्क नहीं है, कई बार लोग इसको डिबेंचर बोल देते हैं, कई बार इसको बॉन्ड बोल देते हैं। तो यहाँ पे भी वही लिखा है कि बॉन्ड पहले तो बस गवर्नमेंट ही इशू करता था, बट आजकल के दिनों में इसको सेमी गवर्नमेंट भी इशू कर रहा है और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन मतलब कोई प्राइवेट संस्था है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी इशू कर रहा है। बस डिबेंचर बॉन्ड्स को आजकल इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं। तो ये लास्ट वाला लिखने का नीड नहीं है। अगला सेकेंड हेडिंग लिखो, डिफरेंस बिटवीन शेयर्स एंड डिबेंचर्स। डिफरेंस बिटवीन शेयर्स एंड डिबेंचर्स। बताओ ओनर्स ऑफ द फंड, ओनर्स किसको बोलते हैं? शेयर को या डिबेंचर को? शेयर। और क्रेडिटर ऑफ द कंपनी किसको बोलते हैं? डिबेंचर। रिटर्न किसका पैसा एक स्पेसिफाइड टाइम बाद वापस करेंगे? डिबेंचर। किसका पैसा बाद में वापस करेंगे? शेयर। जिस दिन कंपनी बंद होगा उस दिन, प्रेफरेंस वाले को पे करने के बाद। फिर उसके बाद रीपेमेंट, किसका एक स्पेसिफाइड टाइम बाद रीपे हो जाएगा? अच्छा ये ऊपर रिटर्न है, रिटर्न मतलब बदले में क्या मिलेगा? तो शेयर के बदले क्या मिलेगा? डिविडेंड। और डिबेंचर के बदले क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। फिर उसके बाद अगला है वोटिंग राइट्स। किनको वोटिंग राइट्स मिलता है? शेयर वाले को। डिबेंचर लोग बाहर बोरोड फंड के लोग हैं, उन लोग को हम लोग वोटिंग राइट्स नहीं देते। सिक्योरिटी, किनको बदले में गिरवी रखना पड़ता है सामान? डिबेंचर, क्योंकि शेयर तो हमारी कंपनी के लोग हैं, इन लोग कोई गिरवी नहीं रखवाते हैं। लेकिन जो बाहरी लोग से अगर हम पैसा लेते हैं तो उन लोग कुछ ना कुछ गिरवी रखवाते हैं। कन्वर्टेबिलिटी, क्या शेयर्स को डिबेंचर में कन्वर्ट कर सकते हैं? नहीं। क्या डिबेंचर को शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं? हाँ, अगर कन्वर्टेबल डिबेंचर हो तो वो कन्वर्ट हो सकता है। तो लिखो बेसिस, अभी पढ़ेंगे ना, ये इतने सारे तरीके के डिबेंचर्स होते हैं। हाँ हाँ है जीरो कूपन बॉन्ड। लिखो लिखो, अभी पढ़ेंगे, बहुत सारे तरीके के डिबेंचर्स होते हैं। ओनरशिप में लिखो, शेयर्स को क्या बोलते हैं? ओनर्स ऑफ द कंपनी, इन लोग एक्चुअल मालिक है कंपनी के। और डिबेंचर्स को बोला जाता है बोरोवर्स ऑफ द कंपनी, या इनको क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी भी बोला जाता है, क्योंकि कंपनी इनसे पैसा लेके रखा है तो कंपनी के लिए वो लोग लाइबिलिटी है। फिर रिटर्न, शेयर्स के बदले में रिटर्न किया जाता है डिविडेंड, डिबेंचर्स के बदले में इंटरेस्ट। फिर रीपेमेंट, रीपेमेंट अमाउंट ऑफ शेयर्स नॉट रिटर्न्ड, अमाउंट ऑफ शेयर्स नॉट रिटर्न ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ कंपनी। दिखाओ दिखाओ दिखाओ। तो चलो अब थोड़ा लिख लेते हैं, 9 मिनट का ही रिकॉर्डिंग हुआ है अभी तक। ये हो गया लिखना? ये लिखे ही नहीं हो?
जल्दी जल्दी। रीपेमेंट, अमाउंट ऑफ शेयर्स नॉट रिटर्न ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ कंपनी, जबकि डिबेंचर्स आर इशूड फॉर द स्पेसिफाइड पीरियड एंड रीपेबल आफ्टर एक्सपायरी ऑफ टाइम। 5 साल का होगा तो 5 साल बाद वापस करना पड़ेगा पैसा। वोटिंग राइट्स में दे गेट वोटिंग राइट्स, दे डू नॉट गेट वोटिंग राइट्स। फिर उसके बाद है सिक्योरिटी, नॉट सिक्योर्ड बाय एनी चार्ज, और दूसरा है दे आर जनरली सिक्योर्ड। सिक्योरिटी का क्या मतलब होता है? गिरवी रखना। तो शेयर्स वालों को गिरवी वगैरह नहीं रखा जाता, वो तो कंपनी के मालिक है, उन लोग ऐसे ही पैसा दे देते हैं। लेकिन जब हम डिबेंचर्स बाहर वालों से पैसा बुलाते हैं तो उन लोग को बदले में कुछ ना कुछ सिक्योरिटी देना पड़ता है। उसके बाद है कन्वर्टेबिलिटी, तो शेयर्स कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू डिबेंचर्स। जो शेयर्स है, हो गया नोट, जो शेयर्स है वो डिबेंचर्स में कन्वर्ट नहीं हो सकते, और डिबेंचर कन्वर्ट हो सकते हैं शेयर में अगर वो कन्वर्टेबल है। तो नॉन कन्वर्टेबल है तो वो नहीं हो पाएंगे। कन्वर्टेबल डिबेंचर है तो वो डिबेंचर को शेयर में कन्वर्ट करने का मौका दिया जाता है। हो गया। अगला लिखो हेडिंग, टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स। टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स, तो टोटल 5 तरीके का डिबेंचर है। टाइप्स ऑफ डिबेंचर 5 तरीके का है। ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी 2 है, सिक्योर्ड डिबेंचर, अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स। अनसिक्योर्ड को नेकेड डिबेंचर भी बोला जाता है। फिर ऑन द बेसिस ऑफ टेन्योर, टेन्योर के हिसाब से 2 है, रिडीमेबल डिबेंचर्स और इररिडीमेबल डिबेंचर्स। हाँ, शेयर में वैसे ही प्रेफरेंस शेयर के बहुत सारे कैटेगरी थे ना, ये हम लोग 11th में लिखे थे जब टाइप्स ऑफ डिबेंचर उसके अंदर पढ़े थे ना, तो ये सब टॉपिक उसमें भी आया था। बस ये 2 नहीं पढ़े थे उसमें, स्पेसिफिक और जीरो कूपन रेट डिबेंचर। रिडीमेबल, इररिडीमेबल, ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्टेबिलिटी, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, ऑन द बेसिस ऑफ कूपन रेट, स्पेसिफिक कूपन रेट डिबेंचर, जीरो कूपन रेट डिबेंचर्स, जीरो कूपन रेट डिबेंचर्स, ऑन द बेसिस ऑफ रजिस्ट्रेशन, रजिस्टर्ड, और दूसरा है बियरर। लास्ट ईयर के सैम्पल क्वेश्चन पेपर में ये जीरो कूपन रेट से एमसीक्यू आया था। इस साल के सैम्पल पेपर में तो इससे कोई क्वेश्चन नहीं आया है। लास्ट ईयर का जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर था उसमें जीरो कूपन रेट से एमसीक्यू था। ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी 2 है, सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड। अनसिक्योर्ड को नेकेड डिबेंचर भी बोला जाता है। दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ टेन्योर, रिडीमेबल, इररिडीमेबल। ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्टेबिलिटी 2 हैं, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल। ऑन द बेसिस ऑफ कूपन रेट, तो स्पेसिफिक कूपन रेट डिबेंचर्स, जीरो कूपन रेट डिबेंचर्स। ऑन द बेसिस ऑफ रजिस्ट्रेशन, तो एक रजिस्टर्ड और एक बियरर, एक रजिस्टर्ड और एक बियरर। हो गया। सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, रिडीमेबल, इररिडीमेबल, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, स्पेसिफिक कूपन रेट डिबेंचर और जीरो कूपन रेट डिबेंचर, और लास्ट है रजिस्टर्ड और बियरर। चलो सबसे पहला लिखो, ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी, ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी, नहीं पूरा नहीं लिखना है, पहला लिखो सिक्योर्ड डिबेंचर्स, सिक्योर्ड डिबेंचर्स। पूरा नहीं लिखना है, इसमें बहुत छोटा ही छोटा पॉइंट लिखना है। रेफर्स टू दोज डिबेंचर्स वेयर चार्ज इज क्रिएटेड ऑन द असेट्स ऑफ कंपनी फॉर द पर्पस ऑफ पेमेंट इन केस ऑफ डिफॉल्ट। बस यहीं तक लिखना है। सिक्योर्ड डिबेंचर्स के अंदर रेफर्स टू दोज डिबेंचर्स वेयर अ चार्ज इज क्रिएटेड
ऑन द असेट्स ऑफ कंपनी फॉर द पर्पस ऑफ पेमेंट इन केस ऑफ डिफॉल्ट। refers to those debentures where a charge is created on the assets of company for the purpose of payment in case of default। इसमें एक ऐसा डायग्राम बना लो, ये कंपनी है और ये डिबेंचर होल्डर्स है। डिबेंचर होल्डर लोग कंपनी को दिए हैं पैसा, और कंपनी बदले में उनको डिबेंचर के बदले असेट्स दे दिया है गिरवी में। अच्छा, इनको कंपनी असेट क्यों दिया होगा? कंपनी इनको असेट क्यों दिया है? कंपनी को इन लोग पैसा दिए हैं, तो कंपनी इनको डिबेंचर तो दिया ही है कंपनी का। डिबेंचर का मतलब होता है एक डॉक्यूमेंट जिसमें कंपनी ये बोलता है मैं पैसा लिया हूँ तो मैं बदले में इंटरेस्ट दूंगा। तो डिबेंचर तो दिया है, साथ में असेट भी दिया है, तो असेट क्यों दिया है? कंसिडरेशन अदर देन कैश वाला नहीं है ये। यकीन मतलब क्या यकीन? कि सही में मैं पैसा लिया हूँ तुमसे? अरे इनकी सेफ्टी के लिए, कल को अगर वो कंपनी उनको पैसा वापस नहीं कर पाए तो उन लोगों को एसेट बेच देंगे। कोई भी गिरवी क्यों रखता है? इसीलिए गिरवी रखता है कि कल को बंदा अगर पैसा नहीं दे पाया तो उसका सामान हम बेच देंगे। यहाँ लिखा है अगर कल को कुछ डिफॉल्ट हुआ तो कंपनी वो एसेट, मतलब वो जो डिबेंचर होल्डर है वो एसेट को सेल कर देंगे। क्या क्या? मशीन, कंपनी के कुछ भी एसेट्स हो सकते हैं, कैश के अलावा कोई कंपनी का जो भी मशीन हो गया, कोई इक्विपमेंट है, वो सब दे दिया जाता है। तो बताओ हाँ डिपेंड करता है कि वो डिबेंचर होल्डर खरीद क्या रहा है। अगर वो अनसिक्योर्ड खरीद रहा है तो उसमें कोई असेट नहीं मिलेगा, सिक्योर्ड खरीद रहा है तो ही उसको मिलेगा। बताओ अनसिक्योर्ड का क्या मतलब हुआ? उसमें कोई असेट नहीं है, कंपनी बोल रहा है हम तुमसे पैसा ले रहे हैं, तुम्हें बदले में ब्याज देंगे। अब कल को अगर हम पैसा वापस नहीं कर पाए, मतलब तुम्हारा जो मूल पैसा है, जो प्रिंसिपल अमाउंट है, वो पैसा वापस नहीं कर पाए तो भूल जाना, पैसा कुछ नहीं कर पाओगे, हमारे ऊपर बस केस ही कर सकते हो, लेकिन हम असेट वगैरह नहीं देंगे। दोनों में से बेटर कौन सा है? डिबेंचर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से, डिबेंचर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से सिक्योर्ड, और कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा अच्छा है? अनसिक्योर्ड, क्योंकि कंपनी बिल्कुल टेंशन मुक्त है। इसमें लिख लो अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स डू नॉट हैव अ स्पेसिफिक चार्ज ऑन असेट्स ऑफ द कंपनी। इनको कोई असेट नहीं मिलता। जो बड़े बड़े कंपनी होते होंगे वो कौन से शेयर डिबेंचर इशू करते होंगे? अनसिक्योर्ड इशू करते होंगे। पब्लिक को ट्रस्ट है करके अपना हार्ड अर्न मनी जाके कंपनी के ऊपर इन्वेस्ट कर रहा है। अब उनको ट्रस्ट नहीं है तो कोई लोकल कंपनी का सिक्योर्ड डिबेंचर खरीद लो। कभी भी अंबानी जैसा कंपनी, पहली बात तो डिबेंचर मंगाएगा नहीं, वो शेयर ही मंगाएगा। अगर वो मंगा भी रहा है तो कभी भी वो सिक्योर्ड डिबेंचर नहीं मंगाएगा, क्योंकि अंबानी को भी पता है उसका कंपनी अभी बंद नहीं होने वाला, और शेयर डिबेंचर होल्डर को भी पता है कि वो कंपनी बहुत अच्छा टिकाऊ है। तो इसीलिए कौन सा दोनों? कंपनी की मर्जी। कंपनी बोल रहा है कि हम 50,000 शेयर सिक्योर्ड दे रहे हैं, 50,000 डिबेंचर अनसिक्योर्ड दे रहे हैं। हाँ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। क्या चीज़ का? नहीं, अनसिक्योर्ड वो कंपनी लोग करते हैं, इसको गुडविल से कनेक्ट करो। जिस कंपनी का मार्केट में बहुत अच्छा गुडविल है वो लोग अनसिक्योर्ड इशू करते हैं। उन लोग बोलते हैं हम असेट टू सेट नहीं देंगे, हमारा बिजनेस बहुत लंबा चलेगा, बहुत अच्छा है, अगर हमारे ऊपर ट्रस्ट है तो पैसा लगाओ वरना मत लगाओ। तो ऐसे लोग अनसिक्योर्ड इशू करते हैं। और जो बिल्कुल नया नवेला कंपनी है, जिसको लोग पैसा देने से डर रहे हैं, जिनका मार्केट में कोई गुडविल नहीं है, उन लोग ये सिक्योर्ड डिबेंचर इशू करते हैं। तो पब्लिक बोलता है ठीक है, बदले में कुछ तो असेट मिल जाएगा, कल को अगर ये पैसा नहीं भी दे पाए, डिफॉल्ट भी हो गया, तो हम वो असेट को सेल कर देंगे। तो इसको गुडविल से कनेक्ट करना है। जिनका अच्छा गुडविल है वो अनसिक्योर्ड इशू करते हैं। अगर देखा जाए ना, जिनका अच्छा गुडविल होगा वो डिबेंचर इशू ही नहीं करेंगे, वो लोग इक्विटी इशू करेंगे। बहुत रेयर सिनेरियो में अगर उनको ये चाहिए कि उनका कोई कंट्रोल डाइल्यूट नहीं करना है, हम लोग को फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पढ़े थे कब डेट इशू करना है कब इक्विटी, तो वो सिनेरियो में वो डिबेंचर इशू करेंगे, जनरली नहीं करते। तो अपना ये दोनों कंप्लीट हो गया। बताओ सिक्योर्ड का मतलब क्या है? जिनको बदले में असेट का गिरवी मिल रहा है। अनसिक्योर्ड मतलब जिनको कुछ नहीं मिल रहा, बस कंपनी बोल रहा है पैसा दो, इंटरेस्ट ले जाओ। अब अगले पे आते हैं।
अगला लिखो ऑन द बेसिस ऑफ टेन्योर, ऑन द बेसिस ऑफ टेन्योर। सबसे पहला है रिडीमेबल। रिडीमेबल का क्या मतलब? एक फिक्स्ड टाइम बाद रीपे कर दिया जाएगा। और इररिडीमेबल मतलब जब कंपनी वाइंड अप होगा, जब कंपनी बंद होगा, तब उनको पैसा वापस कर दिया जाएगा। रिडीमेबल डिबेंचर्स आर दोज, रिडीमेबल डिबेंचर्स आर दोज विच आर पेबल ऑन द एक्सपायरी ऑफ द स्पेसिफिक पीरियड ईदर इन लमसम, या तो एक साथ पैसा इकट्ठा दे देंगे वापस, और इन इंस्टॉलमेंट। आज के डेट में इररिडीमेबल इशू नहीं होता, ज़्यादातर रिडीमेबल ही इशू होता है। ऐसा क्यों? कंपनी बोलता है कि आजकल के डेट में अगर कोई इररिडीमेबल डिवेंचर चाहिए भी तो कंपनी उनको इशू नहीं करता। कंपनी जनरली आज के डेट में रिडीमेबल इशू करता है। रिडीमेबल का मतलब होता है एक टाइम बाद वापस कर देंगे पैसा। तो ऐसा क्यों है कि कंपनी वो लाइफ टाइम वाला इशू नहीं करता है? हाँ, एक तो है कि पूरा ज़िंदगी भर उनको इंटरेस्ट देते रहो, और करेक्ट, जब कंपनी बंद होता है ना, वैसे ही बाहर के क्रेडिटर्स का बर्डन रहता है, बैंक का लोन का बर्डन रहता है, फिर प्रेफरेंस शेयर का बर्डन रहता है, बच गया तो इक्विटी का बर्डन रहता है, प्लस एक और डेट का और एक नया बर्डन ना ये करके आजकल के डेट में ये इररिडीमेबल इशू ही नहीं किया जाता। रिडीमेबल इशू किया जाता है, 5-10 साल बाद वापस कर दिया जाता है पैसा। अगला इररिडीमेबल में लिखो आर ऑल्सो नोन एज परपेचुअल डिबेंचर्स। परपेचुअल सक्सेशन याद है, मेंबर में कम एंड मेंबर में गो बट द कंपनी शाल गो ऑन फॉर एवर। लोग आएंगे लोग जाएंगे लेकिन कंपनी तो चलता ही जाएगा। तो वैसे ये डिबेंचर भी क्या है, कंपनी के लोग आएंगे जाएंगे, डिबेंचर होल्डर वैसे का वैसा बना हुआ रहेगा, इसी के लिए इनको परपेचुअल डिबेंचर्स बोला जाता है। बिकॉज द कंपनी डज नॉट गिव एनी अंडरटेकिंग। अंडरटेकिंग का मतलब कंपनी कोई वादा नहीं करता कि हम आपको 4 साल बाद वापस कर देंगे। कंपनी कोई भी वादा नहीं करता, कोई भी अंडरटेकिंग नहीं करता। आर ऑल्सो नोन एज परपेचुअल डिबेंचर्स बिकॉज द कंपनी डज नॉट गिव एनी अंडरटेकिंग फॉर द रीपेमेंट ऑफ मनी बोरोड बाई इशूइंग सच डिबेंचर्स। तो रिडीमेबल मतलब जिनको एक स्पेसिफाइड फिक्स टाइम बाद वापस कर दिया जाएगा पैसा। इररिडीमेबल मतलब जिसको कंपनी का बिल्कुल एंड में वापस किया जाएगा। आजकल के डेट में रिडीमेबल ही डिबेंचर इशू होते हैं, इररिडीमेबल कंपनी इशू नहीं करता। बचा है, लिखो जल्दी। अगला लिखो तीसरा, ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्टेबिलिटी। ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्टेबिलिटी, ये आर ऑल्सो नोन एज परपेचुअल डिबेंचर्स बिकॉज द कंपनी डज नॉट गिव एनी अंडरटेकिंग फॉर द रीपेमेंट ऑफ मनी बोरोड बाई इशूइंग सच डिबेंचर्स। तुम लोग का आज था ना पी का? आज है तो तू कल छुट्टी लिया इसके लिए? अरे भी आज कल ही पढ़ लेता हूँ, मैं सोचा इसीलिए कल ही पूरा खत्म करो। कर लिया पूरा खत्म? हो गया है। बताओ रिकी जॉनसन नहीं अरे मतलब सेवन को किया तो गया था, मतलब पेपर ये पिक करके उसको पूरा पढ़ लिया कल फ्राइडे। अगला लिखो ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्टेबिलिटी। ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्टेबिलिटी, तो इसमें पहला है कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। कन्वर्टेबल डिबेंचर्स लिखो इसके अंदर, विच आर कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी शेयर्स, विच आर कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी शेयर और एनी अदर सिक्योरिटी और एनी अदर सिक्योरिटी ईदर एट द ऑप्शन ऑफ कंपनी और द डिबेंचर होल्डर्स। क्या 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 किनको? नहीं नहीं, जब डिबेंचर जिस दिन खरीदते हैं ना उस दिन बहुत सारा ऑप्शन रहता है कि आपको कौन सा डिबेंचर चाहिए, तो उसी दिन सेलेक्ट करना रहता है कि कौन सा डिबेंचर। अगर हम लोग कन्वर्टेबल वाला खरीद रहे हैं तो कन्वर्टेबल मिलेगा। कौन सा वाला?
हाँ ज़्यादातर ये इशू करें। और अगर कंपनी मान लो ये वाला नहीं देना चाहता है तो कौन सा ऑप्शन बचा? सेकंड वाला। क्या क्या? मान लो जो भी डिवेंचर खरीद रहा है, हाँ। वो पुलिस कन्वर्ट होगा, फिर सामने कंपनी करेगा। नहीं, जिस दिन मान ले तू डिबेंचर खरीदने गया, तब जब तू जाएगा ना तेरे को कंपनी ऑप्शन देगा कि हमारे पास ये डिबेंचर अवेलेबल है, कौन सा खरीदना है। तो ऑप्शन देगा कन्वर्टेबल चाहिए या नॉन कन्वर्टेबल। तो अब तू कन्वर्टेबल चुना है तो कन्वर्ट होने का ऑप्शन मिलेगा, नॉन कन्वर्टेबल चुना है तो नहीं, नॉन कन्वर्टेबल मिलेगा। अब ये क्वेश्चन है तो सब लोग तो क्या करेंगे? कन्वर्टेबल ही चुन लेंगे। तो कंपनी क्या करता है? कन्वर्टेबल का ऑप्शन ही नहीं देता है। तो अब दूसरा कौन सा बचा? नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर। टोटली कंपनी के हाथ में कंट्रोल है। which are convertible into equity shares or any other security either at the option of the company or the debenture holder। तो इसका मतलब है कि कंपनी बोलता है, जैसे 5 साल बाद कंपनी ऑप्शन दे देता है कि या तो अपना जो डिबेंचर है उसको इक्विटी में कन्वर्ट करो या तो कैश लेके घर जाओ। अब वो डिबेंचर होल्डर डिसाइड करेगा कि उसको इक्विटी में कन्वर्ट कराना है या कैश लेके घर जाना है। इसके नीचे एक ऐसा छोटा डायग्राम बना सकते हो कन्वर्टेबल के अंदर, जैसे डिबेंचर होल्डर है, पाँच साल एंड होने के बाद इनको ऑप्शन दिया जाता है कि या तो इक्विटी में कन्वर्ट कर लो या कैश लेके घर जाओ। तो अब उनके ऊपर है, अगर वो इक्विटी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कन्वर्ट हो जाएगा, नहीं तो कैश लेके घर जा सकते हैं। डिबेंचर होल्डर। अगला लिखो, डिबेंचर्स विच कैनॉट बी कन्वर्टेड इनटू शेयर्स और एनी अदर सिक्योरिटी। 5 ईयर एंड होगा तो ऑप्शन मिलेगा या तो इक्विटी में कन्वर्ट करो या कैश लेके घर जाओ। मतलब कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कि 5 साल बाद कन्वर्ट होना ही पड़ेगा, वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। YEA, हाँ। नॉन कन्वर्टेबल वाले को कोई ऑप्शन नहीं मिलता, जैसे 5 साल खत्म पैसा लो घर जाओ। कन्वर्टेबल वाले को 2 ऑप्शन दिया जाता है, या तो अपने आप का डिबेंचर इक्विटी में कन्वर्ट कर लो, अगर नहीं चाहिए इक्विटी, कंपनी के साथ कंटिन्यू नहीं करना है तो कैश लेके घर जाओ। अगला, ऑन द बेसिस ऑफ कूपन रेट। कूपन रेट का मतलब और कुछ नहीं है, इंटरेस्ट को ही कूपन रेट बोला जाता है, ब्याज को ही कूपन रेट बोला जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ कूपन रेट। अब देखो ये कूपन रेट को पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ ये है क्या। अभी मैं कूपन रेट का मतलब बताया, क्या था कूपन रेट का मतलब? इंटरेस्ट, जो ब्याज होता है ना उसी को कूपन रेट बोलते हैं। अब इसके अंदर 2 आता है, एक था जीरो कूपन रेट और दूसरा वाला क्या था? स्पेसिफिक कूपन रेट। स्पेसिफिक कूपन रेट का क्या मतलब होगा? कंपनी उनको इंटरेस्ट दे रहा है या नहीं दे रहा है? दे रहा है इंटरेस्ट। अब कंपनी ऑप्शन देता है कि आपको 9% का डिबेंचर चाहिए, 6% का डिबेंचर चाहिए, जो भी वो पर्टिकुलर टाइम में कंपनी इशू किया होगा। अगर मान लो कंपनी 6% का डिबेंचर इशू किया है तो 6% इंटरेस्ट मिलेगा, 9% का इशू किया है तो 9% मिलेगा। तो जो भी वो टाइम में कंपनी इशू किया है डिबेंचर और वो पब्लिक को परचेज करना है तो कोई 9% का होता है, कोई 6%। कंपनी के पास बहुत सारे ऐसे ऑप्शन बन भी रहता है, तो कई बार अलग अलग ऑप्शन रहता है, उसमें सेलेक्ट करना रहता है। तो अगर कोई 9% वाला सेलेक्ट किया है तो उसको 9% मिलेगा, कोई 6% वाला सेलेक्ट किया है तो 6% मिलेगा। कई इसके अंदर भी 2 होता है, एक होता है फिक्स्ड चार्ज और एक होता है फ्लोटिंग चार्ज। फिक्स्ड चार्ज का मतलब है अगर 9% बोल दिए तो वो हर समय उसको 9% ही ब्याज मिलेगा, और फ्लोटिंग चार्ज का मतलब है वो बैंक रेट से कनेक्टेड रहता है। अगर बैंक में 6% मिल रहा होगा ब्याज तो इन लोग भी 6% देंगे, बैंक वाला अगर 8% कर दिया तो इन लोग भी 8% देंगे, बैंक वाला 10% कर दिया तो इन लोग भी 10% देंगे। तो ये तो इनका घाटा हो गया ना। बैंक वाला ऐसे में तो कभी भी 15-20% कर दे, 7% के ऊपर नहीं जाता, बहुत ही रेयर है, मैक्स टू मैक्स 7% ही जाता है। तो इसीलिए हाँ, इसी के अंदर है दोनों, उसको कहीं अलग से नहीं पढ़ना, उसी पर लिख देंगे कि ये फिक्स्ड और फ्लोटिंग दोनों होता है। फिक्स्ड में हमेशा फिक्स रहता है, फ्लोटिंग में बैंक जितना चार्ज ऊपर नीचे कर रहा है, ज़्यादा 6 होता है, 6 से 7 होता है, इसी के ऊपर नीचे कहीं चलता रहता है। और जीरो कूपन रेट क्या होता होगा?
कंपनी इसमें कोई ब्याज दे रहा है? इंटरेस्ट ही नहीं दे रहा है तो कंपनी पब्लिक क्या पागल है कि कंपनी में पैसा लगा रहा है अपना हार्ड अर्न मनी, आखिरी में क्या मिलेगा? प्रिंसिपल मिलेगा, इंटरेस्ट तो मिलेगा ही नहीं। 100 रुपये लगाएं 100 मिलेगा। असेट नहीं, असेट तो उसके अंदर मिलता है सिक्योर्ड के अंदर। इसमें मिलता ही नहीं, जीरो लिखा है। जीरो मतलब कभी नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो वही तो पूछ रहा हूँ, तो ऐसा पब्लिक क्या पागल है अपना हार्ड अर्न मनी लगाएगा कंपनी में और उसको पता है 0% ब्याज है? इससे अच्छा तो एफडी में डाल देता, 10 साल में 100% रिटर्न मिल जाता। नहीं, ये जो डिबेंचर या बॉन्ड होता है ना, इसको हैवी डिस्काउंट में बेचा जाता है। हैवी डिस्काउंट मतलब अगर 100 रुपये का डिबेंचर है तो पब्लिक से बस 10 रुपये लेते हैं और उसको डायरेक्ट 90 रुपये का डिस्काउंट देते हैं, मतलब बहुत बड़ा डिस्काउंट दे देते हैं। और कंपनी बोलता है जो हम डिस्काउंट दे रहे हैं ना वही तुम्हारा इंटरेस्ट मान लो, क्योंकि देखो बाकी लोग से कंपनी कितना रुपए में डिबेंचर खरीद रहा है? 100 रुपये में, और उसको कितने रुपए का डिबेंचर दे रहा है? 10 रुपये में। कंपनी को कितने का घाटा हो गया? 90 रुपये का। तो कंपनी बोल रहा है हम एक ही बार में तुम्हें डायरेक्ट 90 रुपये का बेनिफिट दे रहे हैं, तो 10 रुपये का डिबेंचर खरीदो, 90 रुपये का बेनिफिट लो और कोई बदले में इंटरेस्ट वगैरह नहीं मिलेगा। कैसे मतलब नहीं हुआ? नहीं, इसका भी मतलब बता रहा हूँ। ये जो जीरो कूपन बॉन्ड होता है ना, ये वो कंपनी लोग इशू करते हैं जो बहुत नए आए हैं। जब भी कोई नया कंपनी आता है ना तो उसका गुडविल बहुत खराब रहता है, उसका मार्केट में कोई रेपुटेशन रहता नहीं, तो लोग जनरली डायरेक्ट खरीदते नहीं है। अगर वो कंपनी बोलेगा कि हम 100 रुपये का डिबेंचर 100 में दे रहे हैं तो भी कोई नहीं खरीदेगा। वो बोल रहे हैं हम 100 रुपये का डिबेंचर 200 प्रीमियम लगा के देंगे तो भी नहीं खरीदेगा। तो इसीलिए एक ऑप्शन दिया गया जीरो कूपन। तो ये तब यूज़ किया जाता है जब कंपनी बहुत अपनी इनिशियल स्टेज में है, कंपनी एक बार अच्छा गुडविल रेपुटेशन बना दिया फिर ये हट जाता है, कंपनी उनको वापस कर देता है उनका प्रिंसिपल पैसा और फिर बाद में स्पेसिफिक वाला इशू करता है। तो जीरो कूपन बॉन्ड बस इनिशियल स्टेज में इशू होता है, बिल्कुल स्टार्टिंग में एक। हाँ, बहुत डिस्काउंट है, एटलीस्ट कुछ तो मिल रहा है। कंपनी बोल रहा है कि आज हम लोग बिल्कुल स्टेबल नहीं है, नए तो 10 रुपये भी दे दो, जिस दिन हम बहुत बड़े कंपनी बन जाएंगे तुम्हें पूरा 100 रुपये वापस कर देंगे। तो आज से मान लो अगर 5 साल का भी लिमिट पकड़ो तो 5 साल में कंपनी कितना ग्रो हो जाएगा। क्या चीज़ में? इन्वेस्टर दो तरीके के होते हैं, एक एकदम डरा सहमा और एक एकदम एडवेंचरस। जो एडवेंचरस होता है वो इक्विटी खरीदता है और कंपनी के अंदर जीरो कूपन बॉन्ड खरीदता है। हम लोग 11th में पढ़े हैं, जो प्रेफरेंस शेयर खरीदता है वो कौन होता है पता है? वो बोल्ड इन्वेस्टर नहीं होता है, वो ऐसे नॉर्मली सा होता है। हाँ, क्या हाँ 10 में दे रहा है कंपनी, टर्म्स रखता है। ये देखो एक लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, सुनो एक टॉपिक है लास्ट का। ये देखो ये एक टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे लास्ट में। टॉपिक का नाम है इशू ऑफ डिबेंचर विद टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन। टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन का मतलब जिस दिन डिबेंचर इशू होता है उसी दिन तय हो जाता है कि हम आपको वापस कितना करेंगे पैसा। तो पब्लिक, अभी कंपनी नया है, क्या उनको पब्लिक 100 रुपये देगा? नहीं। तो उनको लालच देने के लिए कंपनी क्या बोल रहा है कि बस अभी 10 रुपये दे दो, जब हम वापस करेंगे तो 100 रुपये देंगे। तो कंपनी लालच करने के लिए कि लोग एटलीस्ट तो कुछ तो पैसा दे दे, क्योंकि नया कंपनी को स्टार्टिंग में कोई पैसा नहीं देना चाहता है, लोग डरते हैं। तो लोग बोलते हैं बढ़िया है, आज 10 रुपये दे रहे हैं, 5 साल बाद हमें 100 रुपये मिलेगा। अब मान लो कोई 10 डिबेंचर खरीद रहा होगा तो 10 × 90 रुपये, 900 रुपये का उसका डायरेक्ट मुनाफा हो जाएगा। तो ये जो पॉइंट है ना रिडेम्पशन वाला, ये पहले ही दिन डिसाइड कर लिया जाता है जिस दिन इशू होता है। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो कंपनी इसीलिए उसको 100 रुपये देगा क्योंकि कंपनी को डर लग रहा है कि कोई पैसा देगा नहीं, इसलिए कंपनी बोल रहा है आज तुम बस 10 रुपये दे दो, 5 साल बाद हम तुम्हें 100 रुपये वापस कर देंगे। तो क्या कहो, उसको प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर बोलते हैं। ये उसको जनरल एंट्री में क्रेडिट करते हैं। जैसे ये वाले क्वेश्चन में 8 रुपये एक्स्ट्रा दे रहा है। ये वाला केस देख, कितने रुपए का डिबेंचर है? 100 रुपये का। कंपनी इशू कितने में किया है? 105, और वापस कितने में करेगा बोल रहा है? 108, मतलब 3 रुपये एक्स्ट्रा ही कर रहा है ना, वो जो 3 रुपये एक्स्ट्रा का है। तो ये वाला जो 3 रुपये इसको कंपनी अपना प्रीमियम में चार्ज करेगा। तो वो कंपनी पहले ही दिन डिसाइड कर लेता है कि हम कितने रुपये वापस करेंगे, कितना नहीं करेंगे, वो पूरा पहले ही दिन कर लेता है। तो ये वाले इसके अंदर हम लोग 6 केसेस पढ़ेंगे, वो लास्ट टॉपिक में है। इसीलिए तो कंपनी पूरा ऑप्शन देता है कि आपको कौन सा डिबेंचर खरीदना है, कोई ऐसा फोर्सफुली नहीं है। सबके अपने अपने प्रोज है, सबके अपने अपने कॉन्स है। देखो स्पेसिफिक कूपन रेट डिबेंचर्स, these debentures are issued with a specified rate of interest
स्पेसिफाइड मतलब पहले ही से उनको बता दिया जाता है कि आपको 6% इंटरेस्ट मिलेगा करके, विच इज कॉल्ड कूपन रेट, मतलब वही इंटरेस्ट को ही कूपन रेट बोलते हैं। द स्पेसिफाइड रेट मे बी ईदर फिक्स्ड और फ्लोटिंग, फिक्स्ड भी हो सकता है, फ्लोटिंग भी हो सकता है। फिक्स्ड मतलब एक बार जो बता दिए उतना ही ब्याज मिलेगा, फ्लोटिंग मतलब बैंक रेट से कनेक्ट करते हैं, जितना बैंक में ब्याज का रेट चल रहा है उतना इन लोग भी ऊपर नीचे करते रहते हैं। और फ्लोटिंग के ब्रैकेट में लिख लो बैंक रेट, बैंक रेट से कनेक्टेड रहता है, बैंक का जितना रेट चल रहा है उस हिसाब से ये ऊपर नीचे किया जाता है। अगला जीरो कूपन रेट डिबेंचर्स, जीरो कूपन रेट डिबेंचर्स, दीज डिबेंचर्स डू नॉट कैरी अ स्पेसिफिक रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब इसमें कोई ब्याज वगैरह नहीं मिलता। तो ब्याज नहीं मिलता तो फिर कैसे कंपनसेट करते हैं, बोलो बोलो। प्रीमियम में, हाँ प्रीमियम में नहीं, वही नॉर्मल रेट हम डिस्काउंट में इशू करेंगे और बाद में फेस वैल्यू में रिडीम कर देंगे। तो लिखा है इन ऑर्डर टू कंपनसेट द इन्वेस्टर सच डिबेंचर आर इशूड एट अ सब्सटैंशियल डिस्काउंट, बस डिस्काउंट नहीं, सब्सटैंशियल डिस्काउंट मतलब अच्छा खासा डिस्काउंट। सिर्फ डिस्काउंट का तो मतलब होता है 10-20 रुपए का डिस्काउंट, या तो 80-90 रुपए का डिस्काउंट दे दिया जाता है। इन ऑर्डर टू कंपनसेट द इन्वेस्टर्स सच डिबेंचर आर इशूड at substantial discount and the difference between nominal value and issue price is treated as interest, मतलब दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, 10 रुपए में इशू कर रहे हैं, 100 का डिबेंचर है, बीच का गैप हुआ 90, तो 90 का मान लिया जाएगा कि इंटरेस्ट है। एक और बचा है ना, बस इसको कर लेते हैं। कुछ डाउट, मतलब हाँ मतलब एक बार मैं नहीं समझा क्या बोल रहे हैं। हाँ हाँ 90 का डिस्काउंट दे दिया है। हाँ मैं तो अभी बताया ना, जिस दिन डिबेंचर खरीदते हैं उसी दिन डिसाइड करते हैं, नहीं बाद में चेंज नहीं कर सकते। हाँ दे सकते हैं, उसी दिन डिसाइड करना है, लेकिन जिस दिन खरीद रहे हैं। देखो वो भी केस के अंदर पढ़ोगे, पहला वाला केस देखो क्या लिखा है, इशू एट पार, मतलब 100 रुपए में इशू कर रहे हैं और रिडेम्पशन भी कितने रुपए में करेंगे, बोले पार में, मतलब आज ले भी रहे हैं 100 रुपए, कल को वापस भी करेंगे 100 रुपए, ये हो गया पहला केस। दूसरा इशू कितने में कर रहे हैं, प्रीमियम, मतलब एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं, और रिडीम कितने में कर रहे हैं, पार। सोचो ये भी पॉसिबिलिटी है, हम लोग ले एक्स्ट्रा रहे, मतलब ले रहे हैं उनसे 105। हाँ कंपनी का बहुत अच्छा गुडविल होगा ना, तो कंपनी बोल रहा है अगर हमें हमारे ऊपर ट्रस्ट है तो 105 दो, मिलेगा तुम्हें बस 100 रुपये, तो ये भी पॉसिबिलिटी है। ये हो गया 2 केस। फिर तीसरा केस, इशू किस क्या डिबेंचर होल्डर है ना, हाँ तो उसको इंटरेस्ट तो मिल रहा है ना, ये जीरो कूपन नहीं है, इसमें इंटरेस्ट मिल रहा है फेस वैल्यू में 100 रुपये में, उसमें मिलेगा। वो भी टॉपिक है अपने सिलेबस इसी के चैप्टर के अंदर। फिर अगला इशू एट पार, रिडेम्पशन एट प्रीमियम, मतलब 100 रुपये लेंगे 105 वापस करेंगे। फिर उसके बाद इशू एट प्रीमियम, हाँ रुको एक बचा है लास्ट, अरे एक बचा है रे। In order to compensate the investors, such debentures are issued at substantial discount. Substantial का मतलब होता है बहुत बड़ा डिस्काउंट। And the difference between nominal value and issue price, मतलब जो भी 90 रुपए का गैप है उसी को इंटरेस्ट मान लिया जाता है। बचा है
नहीं तो 1 रुपये है, लेकिन इंटू नंबर ऑफ डिबेंचर्स भी तो है। हाँ, अगर मान लो 1000 डिबेंचर खरीदा है तो 1000 इंटू 1000 का बेनिफिट, 10,000 डिबेंचर खरीदा है तो 10,000 का बेनिफिट। अब एक ही डिबेंचर कोई थोड़ा ना खरीदेगा। अगर 100 रुपये का डिबेंचर है तो हर कोई 1000, 2000, 5000, 10,000 ऐसा खरीदेगा। अगला लिखो, बस ये लास्ट है। ऑन द बेसिस ऑफ रजिस्ट्रेशन, ऑन द बेसिस ऑफ रजिस्ट्रेशन तो दो होता है, एक होता है रजिस्टर्ड और एक होता है बियरर। एक रजिस्टर्ड डिबेंचर और एक बियरर। अब इसको समझते हैं, रजिस्टर्ड और बियरर क्या है। आज की डेट में ये एग्जिस्ट नहीं करता, ये थोड़ा पुराना वाला है तो उसी में लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, जैसे मान लो ये एक पर्सन है पब्लिक, ये कंपनी के पास गया और कंपनी इसको डिबेंचर दिया, ये कंपनी को पैसा दिया, कंपनी एक्नॉलेज किया कि हम पैसा लिए हैं तो बदले में एक सर्टिफिकेट इशू कर दिया। ऐसा पहले के टाइम में डिबेंचर लेने से सर्टिफिकेट दिखता था, कितने नंबर ऑफ डिबेंचर लिए हैं, कौन सा कंपनी है, कितना रुपए का है, वो पूरा दिखता था। शेयर खरीदने पे ऐसा सर्टिफिकेट होता था। नहीं, आजकल डीमैट, वो फाइनेंशियल मार्केट करके एक चैप्टर पढ़ोगे, उसमें डीमैट है। डीमैट मतलब डीमैटरलाइजेशन, मतलब जो भी मटेरियल में था अब उसको डीमैट कर दो, अब खत्म कर दो। जैसे मोनेटाइजेशन को डीमोनेटाइजेशन कर दिए, तो अभी जो भी सर्टिफिकेट वगैरह था उसको हटा दो, अब सब ऑनलाइन हो गया है। तो अभी भी सर्टिफिकेट मिलता है लेकिन ऑनलाइन फॉर्म में मिलता है, अभी ऐसा हार्ड कॉपी नहीं मिलता। तो पहले के टाइम में क्या होता था, हार्ड कॉपी में जैसे हम लोग का रिजल्ट वगैरह होता है वैसे ही डिबेंचर सर्टिफिकेट मिलता था। इसमें नाम लिखा हुआ रहता था। मान लो फॉर एग्जांपल आकाश इसको परचेस किया तो नाम में लिखा रहेगा आकाश इसको परचेस किया, आकाश का नाम। अब क्या होगा, आकाश ईयर एंड में कंपनी के पास जाएगा और बोलेगा मेरे को इंटरेस्ट दो, तो कंपनी बोलेगा सर्टिफिकेट दिखाओ। सर्टिफिकेट में आकाश का नाम रहेगा, आकाश अपना मान लो आधार कार्ड या किसी से भी प्रूव करेगा और प्रूव करने के बाद फाइनली उसको मिल जाएगा ब्याज। तो इसको बोलते थे रजिस्टर्ड डिबेंचर। रजिस्टर्ड मतलब उस बंदे का नाम लिखा रहेगा डिबेंचर सर्टिफिकेट में कि किसका डिबेंचर है। दूसरा होता है बियरर। बियरर का मतलब है जो इसको पकड़ा वो उसका डिबेंचर, इसमें किसी का नाम नहीं रहेगा। मान लो आकाश मार्केट जा रहा है, उसमें उसका डिबेंचर सर्टिफिकेट रोड में गिर गया और उसको सिम्सन उठा लिया, सिम्सन कंपनी के पास गया तो सिम्सन को इंटरेस्ट मिल जाएगा। हाँ हाँ, काइंड ऑफ ऐसे ही जैसा। अपना जो नोट है वो भी तो बियरर इंस्ट्रूमेंट है, जो आरबीआई हमें नोट देता है वो भी बियरर है। जो इसको पकड़ा वो उसका मालिक बन गया। हांडी नहीं, हुंडी है वो, हांडी। लिखो रजिस्टर्ड के अंदर आर दोज डिबेंचर्स, हाँ, आर दोज डिबेंचर्स in respect of which all details including name, address and particular of holding of debentures। क्या हो रहा है? सही तो। Are those debentures in respect of which all details including name, address, particulars of holding of the debenture holders are entered in a register kept by company। और ये डिबेंचर को ऐसे ही ट्रांसफर नहीं कर सकते, कंपनी से जाके चेंज करना पड़ेगा। कंपनी को बताना पड़ेगा कि हम अपना डिबेंचर किसी और को दे रहे हैं, तो कंपनी हमारा नाम चेंज करके वो नए वाले बंदे का नाम लिख देगा। लेकिन बताओ बियरर में क्या ऐसा चेंज करने के लिए कोई कंपनी को बताने का जरूरत है? नहीं, उसमें तो किसी का नाम लिखा ही नहीं है, तो ऐसे ही घर बैठे बैठे भी किसी को भी बेच सकते हैं वो। Such debentures can be transferred only by executing a regular transfer deed। मतलब कंपनी के पास जाके पूरा फॉर्मेलिटी को फॉलो करना है तब जाके ट्रांसफर होगा। जबकि बियरर बहुत ठीक था, लेकिन इसमें चोरी उरी हो जाने का बहुत खतरा था। जबकि रजिस्टर्ड अगर चोरी भी हो जाए तो भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि नाम किसी और का लिखा है, तो पूरा प्रूफ करना पड़ता है कि हम ही वही पर्सन है, तभी मिलता है इंटरेस्ट। लिखा है बियरर डिबेंचर्स आर द डिबेंचर्स which can be transferred by way of delivery and the company does not keep any record। कंपनी इस पे कोई रिकॉर्ड नहीं रखता। and the company does not keep any record। इसमें लिख लो if lost, अगर वो लॉस्ट हो गया तो होल्डर विल बी द ओनर। अगर वो घूम गया तो जो उसको होल्ड करके रखा है सर्टिफिकेट वही ओनर बन जाएगा। इफ लॉस्ट होल्डर विल बी द ओनर। इफ लॉस्ट होल्डर विल बी द ओनर। ठीक है, ब्रेक लेते हैं, फिर थोड़ा प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे।